उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेटर होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 11 केमिस्ट्री जो चैप्टर 1 होगा और भाग आज वीडियो का दूसरा होगा। इसके पहले हम लोग वीडियो में जो बाकी जो पॉइंट्स थे उसके बारे में हम लोग कवर कर चुके थे, पढ़ चुके थे। आज जो बाकी पॉइंट्स है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं वीडियो को लास्ट में एक चीज़ ऐसा बताऊंगा जो आप लोग को लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर यदि क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो यह बात और यह ट्रिक आप लोग के लिए पेपर में बहुत ही मतलब कि लाभदायक होगा। तो वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा। आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें पॉइंट्स क्या था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इसके पहले वाले पॉइंट्स हमने क्या किया था, कवर किया था। जो पॉइंट जो थे संरक्षण द्रव्यमान के नियम थे, स्थिर अनुपात के नियम, ठीक है ना, ये इनके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, आज हम लोग किसके बारे में जानना है, आज हमको जाना है गूस-लैग का जो नियम होता है इसके बारे में हम लोग को जानना है। आइए देखते हैं गैस-लैग का नियम क्या कहता है। आज जो गैस-लैग का नियम है यह क्या कहता है इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि कितने सन में मतलब कि इसको दिया गया था। इसका सन जो था 1808 में इसका सिद्धांत दिया गया था। 1808 में क्या किया था, इसका सिद्धांत दिया गया था। रासायनिक अभिक्रिया में गैस संयुक्त होती है, ठीक है ना। 1808 में यह बताया गया था कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में गैस संयुक्त होती है, ठीक है ना। जो गैस-लैग का जो नियम था उसमें यह चीज बताया गया था कि जो 1808 में रासायनिक जो विक्रिया में क्या होता है, गैस जो उस समय थे गैस, तो गैस में क्या होता है, जो उसमें एक संयुक्त होते थे, आपस में क्या होते थे, जुड़े हुए थे, ठीक है ना, या बनाती है, ठीक है ना। बनाती है तो क्या होगा, उनके आयतन में क्या होता है, तरल अनुपात में होता है। अगर यदि वो गैस संयुक्त है या बनाती है तो संयुक्त होती है या बनाती है तो उनके अनुपात समान होते हैं, या बनाती है तो उनके अनुपात सरल अनुपात में होती है, ठीक है ना। यहाँ तक ध्यान रखिएगा। 1808 में रासायनिक अभिक्रिया में क्या था, क्या बताया था, गैस संयुक्त होती है या बनाती है तो उनके जो अनुपात होते हैं सरल अनुपात में क्या होते हैं, वह स्थिर होते हैं, सरल अनुपात में वो होते हैं, ठीक है ना। जब गैस समान ताप, ठीक है ना, बहुत गर्मी हो रही है, जब गैस समान ताप एवं दाब की स्थिति में होता है तब क्या होता है, देखिए एक लाइन और उसमें लिखिए, जब सभी गैस दाब और ताप में समान होता है तब क्या होता है, आइए देखते हैं, ठीक है ना।
इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं और वो एग्जाम्पल के द्वारा ही हम समझेंगे कि आखिर ये किस प्रकार का मतलब कि ताप और दाब और जो गैस होता है किस प्रकार का मतलब कि समान होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं। जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेकर तब हम समझते हैं। जैसे H2 ले लेते हैं प्लस, ठीक है ना, H2 और Cl क्लोरीन को ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम देखते हैं। अगर इसका आयतन देखा जाए, इसका आयतन क्या है, इसका आयतन 1 है, ठीक है ना, और इसका आयतन क्या है 1 है। तो हम इसको कह सकते हैं कि अनुपात में क्या है, समान है। आयतन क्या है इसका, समान है, ठीक है ना। तो आयतन जब समान है, ठीक है ना, तो इससे जो बना, यानी ये दोनों जब तत्व तो संयोग करते हैं, इन दोनों का आयतन क्या है, समान हो गया। जब दोनों का आयतन समान होते हैं तो अनुपात में भी देखा जाएगा। तो अनुपात यदि इसका निकालते हैं अनुपात, तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि जो आयतन है तो आयतन भी समान है तो अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। तब इसको यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसमें देखते हैं कि जब H2 और क्लोरीन के साथ मिलता है तो क्या होता है, H2Cl2 होता है, ठीक है ना। H2Cl2 क्या होगा, 2 होगा। जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पर लगा देंगे और ये 2 यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे, 2HCl2, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या था, क्लोरीन कितना था, यहाँ पर L कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना C1 है, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना, C1 करना पड़ेगा और L2 करना पड़ेगा। आइए देखते हैं इस तरह। अब अगला एग्जांपल, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें कितना अनुपात हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो अनुपात में हम क्या लिखेंगे, 1:1 और 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये पहला एग्जांपल था। और इसी तरह ठीक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल, इसको हटा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल N2 3H2 लेते हैं, N2 प्लस 3H2 लेते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन 1, ठीक है ना, इसका कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर जब दो तत्व मिलेंगे तो दो तत्व क्या बनाएंगे, NH3, ठीक है ना, NH3 और यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो 2 लगा देंगे। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, इसका अनुपात देखेंगे कितना देगा, ये वाला 2 हो गया। तो हम इसको अनुपात में लिखेंगे, आयतन कितना हुआ 2, N2 का आयतन 1 और 3H2 का आयतन कितना 3 और 2NH3 का आयतन कितना हो गया 2 हो गया। अब इसका यदि हम अनुपात निकालते हैं तो अनुपात कुछ इस तरह का होगा, 1:3:2। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम क्या किए, इस गैसुले के नियम का अध्ययन किया। और ये गैसुले का नियम जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्लास 11 के छात्र हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आप लोगों को बोर्ड के हिसाब से, पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या जाना, गैसुले का नियम। दोस्तों अब देखते हैं इसका जो दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम है अवोगाद्रो का नियम, ठीक है ना। अवोगाद्रो का नियम क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, गैसुले का नियम। अब देखते हैं अवोगाद्रो का नियम क्या कहता है। तो अवोगाद्रो का नियम सन 1811 में अवोगाद्रो ने यह बताया कि समान ताप और दाब और गैसों को समान आयतन में संख्या क्या होती है, समान होती है। यानी कहने का मतलब कि इंपोर्टेंट लाइन है, देखिए ये सन 1811 में अवोगाद्रो ने यह बताया कि समान ताप, ठीक है ना, और दाब और गैसों के जो समान आयतन होते हैं उनमें उनकी संख्या क्या होती है, समान होती है। शायद ये कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि अभी सिर्फ एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, सिर्फ लाइन में इसको लिखे हैं। जैसे एग्जाम्पल देंगे तो आप लोगों का कंफ्यूज दूर हो जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल दे करके समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 3 व्हीकल ले लेता हूँ, 3 एक इमेज बना देता हूँ और इसी तीनों इमेज के साथ हम लोग क्या करें, इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। इसमें हम कुछ गैसें भर देते हैं अलग अलग, ताकि कुछ अलग अलग गैस रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इसको हम
लोग जान सकते हैं, क्योंकि एक गैस यदि भरते हैं तो हम लोग को पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। आइए देखिए, इसमें हम भर लेते हैं H2, इसमें भर लेते हैं N2 और इसमें भर लेते हैं O2। ठीक है ना। तीनों पात्र में हमने क्या किया, अलग अलग हमने गैस भर दिया। ठीक है ना। तो वही कह रहा इसमें समान ताप और दाब और गैस की समान आयतन, तो तीनों आयतन में हमने समान गैस भर दिया। ठीक। अब कह रहा है कि आप उसमें क्या करेंगे, आप एक आयतन लगाइए। ठीक। इसमें आयतन क्या होगा, आयतन V मान लेते हैं, V1 V2 और इसको मान लेते हैं V3। ये हमारा आयतन हो गया। ठीक है ना। अब हम ताप, ये तो आयतन हो गया। अब हम इसको यदि ताप देंगे या ताप लगाएंगे तो उसको देख लेते हैं, वो भी क्या होगा। यहाँ पर ताप हम लिखते T1, तो यहाँ पर T2 और ये हो जाएगा T हमारा 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, ताप हो जाएगा। अब दाब की बात करें तो दाब को भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों में इक्वल समान चल रहा है, क्योंकि हमने पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि H2, N2 और O2 तीनों पात्रों में क्या है, इसके आयतन में बराबर बराबर हमने क्या क्या गैस को भरा है। तो हमने यहाँ पर दाब लगा लिया। ठीक है ना। और ताप ले लिया। आप देखते हैं कि इसमें दाब जो लगाएंगे तो तीनों में इक्वल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो दाब के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर P1 रख लेते हैं, P1, ये हो जाएगा हमारा P2, ये हो जाएगा क्या, P3। ठीक है ना। तो अब अवगांद्रो का नियम यही कहता है कि अगर यदि समान ताप और दाब और गैसों का असमान यदि आयतन होता है तो इनमें संख्या जो होगी वह इक्वली होगी। तो वही यहाँ पर P1 है तो P2 है, P3 है, उसी तरह V1 है तो V2 V3 और T1 है T2 और T3 है। ये संख्या क्या है, समान है। ठीक है ना। आइए अब देखते हैं उसने और क्या कहा। इसको एक बॉक्स में हम यहाँ पर क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। इस साइड में एक बॉक्स में हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। जैसे अगर नोट करें तो आयतन पर ले लेते हैं। ठीक है ना। आयतन हमने क्या रखा था, आयतन हमने V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। ठीक है ना। अगर हम ताप ले लेते हैं, ठीक है ना, ताप में हमने क्या लगा था, टाइम। ठीक है ना। T1 क्या था, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3। अब दाब देख लेंगे तो दाब में भी क्या था, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3। ठीक है ना। अब देखिए हमने आयतन देखा, आयतन तीनों में समान है। ठीक है। ताप तीनों में समान है और दाब जो है वो तीनों में क्या है, इक्वल है, क्योंकि पहले अवगांद्रो में यह चीज बता चुका है। ठीक है ना। और बता दिए हैं कि जो भी हम इसमें लगाएंगे ताप या दाब या गैस तीनों क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है ना। इसी को उसने क्या नाम दिया, इसी को उसने कहा कि V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सॉरी V समानुपाती N लिख सकते हैं। ठीक है ना। यही हमारा अवगांद्रो का नियम कहता है कि V समानुपाती N, यानी संख्या को हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। यही अवगांद्रो का क्या था, नियम था। यही अवगांद्रो का नियम था। अब समझ में आया दोस्तों अवगांद्रो का नियम क्या कहता है। आई होप के पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अवगांद्रो का नियम आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब इसी नियम पर, अवगांद्रो के नियम पर हम एक सवाल लेते हैं। ठीक है ना। सवाल क्या है, आइए देखते हैं। सवाल 2 ग्राम हाइड्रोजन तथा 16 ग्राम ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग के होने पर 18 ग्राम जल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो कह रहा है कि इस नियम की पुष्टि कीजिए। जब 2 ग्राम क्या हाइड्रोजन है और 16 ग्राम क्या ऑक्सीजन है और रासायनिक जब संयोग करते हैं तो 18 ग्राम क्या करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। तो कह रहा है कि इस नियम का पुष्टि कीजिए, कौन सा यह नियम है। ठीक है ना। तो दोस्तों हमें घबराने की बात नहीं है। हमने जो अवगांद्रो का नियम पढ़ा है वही नियम पर इस सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। और उसी नियम पर क्या करना है हम अभी करके दिखाते हैं। आप लोग एकदम इजी है, एकदम समझिए, एकदम कंसेप्ट जान जाइए, तो ऐसे सवाल आप लोग चुटकियों में कर लेंगे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि सवाल कहता क्या और कैसे हमको क्या करना है। थोड़ा भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। पहले कहता है 2 ग्राम क्या हाइड्रोजन है, तो हमने क्या क्या यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिया। फिर कह रहा है कि 16 ग्राम क्या ऑक्सीजन है, हमने क्या क्या ऑक्सीजन यहाँ पर लिख दिया। अब इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, जल बनेगा। तो हमने क्या लिख दिया, H2O बनेगा, H2O यही ना जल बनेगा।
तो जब ये जल बनता है तो इतना हमने लिख दिया प्रश्न के हिसाब से, कह रहा है कि 18 ग्राम जल का निर्माण होता है। कितना ग्राम? 18 ग्राम जल का निर्माण होता है। अब हम क्या करेंगे, अब द्रव्यमान इसका क्या करते हैं, निकालते हैं। अब ये देखेंगे परमाणु संख्या कितना है और द्रव्यमान क्या होता है। आइए देखते हैं इन दोनों अभिकारक का द्रव्यमान। अभिकारक का द्रव्यमान कितना है, हाइड्रोजन कितना है 1 और इंटू में कितना है 2 है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2, इधर प्लस में कितना है ऑक्सीजन 2 है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, ठीक है ना, यानी सॉरी यहाँ पर 8 होगा और ये इंटू में होगा तो कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस और 8 दूनी के 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18 होता है, ठीक है ना। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। नहीं तो हम आगे बढ़ जाते हैं और इसी तरह हम फिर इधर देखते हैं। अब इधर हमने क्या देखा, कह रहा है कि जल 18 ग्राम जल का निर्माण हो रहा है, तो कह रहा है नियम की पुष्टि करना। सबसे आसान है सवाल, बस खाली आप लोग देखिए चुटकी में इसको हल कर देंगे। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन कितना है 1 है, इंटू में कितना 2 है, प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 है। अब यहाँ पर 2 प्लस 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18 ग्राम। अब पता चल गया हमारा उत्तर क्या मिला, ये दोनों तरफ इक्वल होता है। तो जब दोनों तरफ इक्वल होते हैं तो ये कौन सा नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है बाबू, ये ध्यान रखिए। जब दोनों तरफ इक्वल होता है तो कौन सा नियम कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। तो हमने नियम की क्या क्या पुष्टि किया, कौन सा नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्योंकि यही नियम कहता है कि जो अभिकारक होते हैं उनका जो द्रव्यमान और जो नए गुणधर्म वाले जो उत्पाद होते हैं उनका गुणधर्म जो होता है दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। आई होप किया सवाल पॉइंट्स आप लोग क्लियर हो गए होंगे, और ऐसा पॉइंट यदि आता है और ऐसा सवाल आप लोग आता है पेपर में तो आप लोग चुटकियों में हल कर लीजिएगा इस नियम के साथ, ठीक है। आइए दोस्तों अब देखते हैं, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, हमने एक सवाल बनाया था अवगांद्रो के नियम पे, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या है, डाल्टन का नियम। दोस्तों याद रखिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरफ देखा जाए तो बहुत इसको हम यहीं पर इंपॉर्टेंट लगा देते हैं, क्योंकि बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार एक प्रश्न पूछा जाता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है उसका वर्णन कीजिए, ठीक है ना, या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसे कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना होगा। देखिए यहाँ पर परिभाषा में यदि पूछा जाए तो परिभाषा में क्या है, द्रव के छोटे कण अविभाज्य कणों से, जो द्रव्य के छोटे कण होते हैं वो अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम एटोमस या अविभाज्य कण कहते हैं, ठीक है ना, या कहा जाता है। इसे हम परमाणु भी कहते हैं। अगर पूछ दे कि परमाणु किसे कहते हैं तो वे द्रव्य के छोटे कण अविभाज्य कण जो विभाजित नहीं हो सकते, ठीक है ना, कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें एटोमस या अविभाज्य कण कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है। इसकी जो मेन भूमिका थी, सन 1808 में डाल्टन ने इस एक नई पद्धति लागू किया था, ठीक है ना। कितने सन में, 1808 में डाल्टन ने एक नई पद्धति, ऐसी पद्धति लागू किए जिसमें उन्होंने क्या बताया, जिसमें उसने बताया ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फाइलोसफी, ठीक है ना। उसने क्या नाम दिया था, जो सन 1808 में जो अपने एक एसआई नई पद्धति को लागू किए थे उसका क्या नाम दिए थे, उसका नाम दिए थे ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फाइलोसफी, ठीक है ना, के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, किसके, इसी के नाम से जाना जाता है। आई होप कि इतना परिभाषा आप लोग को याद रखना होगा, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है परिभाषा का। यदि परिभाषा आप लोग नहीं लिखते हैं तो समझिएगा कि नंबर नहीं मिलेगा। परिभाषा लिख दिया, यदि एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे फिर भी आपको नंबर कम मिलेंगे। तो नंबर पूरा पूरा पाना है तो आपको परिभाषा के साथ क्या करना है, एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा। आइए देखते हैं उनके परमाणु सिद्धांत कुछ इस प्रकार है। परमाणु सिद्धांत क्या थे, कुछ इस प्रकार है। आइए देखते हैं क्या क्या है। पहले देखिए, पहला पॉइंट वाइज करेंगे, वो द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बने होते हैं, ठीक है ना। किससे बने होते हैं, वो जो भी द्रव्य होता है वो अविभाज्य कण से या अविभाज्य परमाणु से मिलकर क्या होते हैं, वो बने होते हैं। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सभी तत्व की परमाणुओं के
एक समान द्रव्यमान एवं गुणधर्म होते हैं। सभी जो तत्वों के परमाणु जो होते हैं, सभी तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है वो सब क्या होता है, एक समान होता है। वही बात यहाँ लिखा गया, देखिए सभी तत्वों के परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान और गुणधर्म होते हैं, यानी जो अभिकारक होते हैं वो और जो उनके उत्पाद होते हैं वो, इन दोनों का जो होता है दोनों इक्वल होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 3 नंबर, एक से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में यौगिक बनाते हैं। एक से अधिक तत्व जब अभिक्रिया करते हैं, ठीक है ना, तो अभिक्रिया करने के साथ परमाणु निश्चित रूप से क्या करते हैं, निश्चित अनुपात में, उसका अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है, स्थिर अनुपात का नियम है, निश्चित अनुपात में यौगिक बनाते हैं। ऐसा नहीं कि H2 हो गया तो उसका 1 है तो उधर हम कार्बन लगा दिए तो उसका कुछ 12 हो जाएगा, तो ये दोनों क्या अलग अलग हो गए, लेकिन हमको उस तरह का नहीं करना है। वो जो भी तत्व होते हैं उनके अनुपात निश्चित होते हैं, तब जाकर यौगिक बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तत्वों को रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। शायद दोस्तों ये पॉइंट थोड़ा आप लोग कम मतलब क्लियर होता होगा क्योंकि थोड़ा बोर्ड यहाँ पे इस तरह का है, लेकिन मैं बोल देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तत्वों को रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, क्योंकि हम इसको चाह कर भी चाहेंगे तो बना नहीं सकते और चाह कर भी चाहेंगे तो इसको हम विनाश नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्थिर होता है, जो निश्चित होता है, वही इसका द्रव्यमान होता है, जो उसका अनुपात निश्चित होता है वही उसका हमेशा के लिए होता है। तो बस आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही जानेंगे। अब फिर अगले वीडियो में आएंगे एक नया टॉपिक को लेकर के, क्लास 11 का ये दूसरा वीडियो है। अब जो क्लास 11 का तीसरा वीडियो होने वाला है, फिर वो अगले समय लोड होगा, उसको आप लोग देखने के लिए अगर यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह एजुकेशनल वीडियो आपको मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और करने के बाद साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए, क्योंकि नहीं दबाएंगे तो फिर नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा और आप लोग इससे वंचित रह जाएंगे। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।